हेलो एवरीवन, वेलकम टू अल्फ़ा एंड ओमेगा स्टडी सेंटर। इस वीडियो में हम लोग आरआरबी एनटीपीसी का लाइव मॉक का जो है वो सॉल्यूशन करने वाले हैं, जो वाली बोर्ड के अंदर में हर संडे होता है। उसका जो है जीके का सॉल्यूशन करने वाले हैं, जीके का सॉल्यूशन करेंगे। और ये जीके के सीरीज़ के अंदर में जो है ये हमारा चौथा वीडियो है। तो चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। हमारा जो पहला प्रश्न है वो मोमबत्ती जलने पर कौन सी गैस निकलती है। तो मोमबत्ती जो जलने पर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प जो है वो निकलता है गैस। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जलवाष्प जो है वो गैस निकलता है। मोमबत्ती का बात करें तो मोमबत्ती का जो रासायनिक नाम जो होता है उसको बोलते हैं पैराफिन। क्या बोलते हैं? पैराफिन बोलते हैं, जिसका फार्मूला होता है C31H64। ये जो होता है मोमबत्ती का रासायनिक नाम होता है। ठीक है, जब मोमबत्ती जलती है तो उसके अंदर से जो है लौ निकलती है। मोमबत्ती जब जलती है तो उससे जो है लौ निकलती है। मोमबत्ती के लौ को जो है वो 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। मोमबत्ती जब जलती है तो उसके अंदर से जो लौ निकलती है उसको जो है वो 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, जो सबसे ऊपर का जो पार्ट होता है या सबसे बाहरी जो पार्ट होता है, ठीक है, जिसका कि पूर्ण दहन होता है, सबसे बाहरी पार्ट का जो है वो पूर्ण दहन होता है। पूर्ण दहन होता है, इसलिए इसका जो कलर होता है वो नीला होता है। क्या होता है? नीला होता है। ठीक है, और जो मिडिल पार्ट जो होता है, मिडिल पार्ट जिसका अपूर्ण दहन होता है, पूरी तरीक़ा से दहन नहीं हो पाता है, पूरी तरीक़ा से जल नहीं पाता है, तो उसका जो कलर होता है वो पीला होता है, पीला। ठीक है, बीच वाला पार्ट का कलर पीला होता है क्योंकि इस पार्ट का अपूर्ण दहन होता है। और जो सबसे अंदर वाला पार्ट होता है जिसके अंदर से जो है उसमें जो है मोमबत्ती के कण कार्बन के मॉलिक्यूल्स के रूप में छोटे छोटे टुकड़े के रूप में टूटते रहते हैं। ठीक है, उसको जो है अंधमंडल कहते हैं। और इसका जो है रंग जो होता है वो नारंगी तथा जो है वो भूरा भी होता है, नारंगी या भूरा कलर का होता है। ठीक है, मोमबत्ती का कलर जो है अंदर वाला पार्ट का कलर जो होता है वो नारंगी या भूरा भी हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा जो विकल्प है वो प्रोकैरियोटिक कोशिका है ना की आनुवंशिक जानकारी को संग्रहित करने के लिए उत्तरदायी होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा न्यूक्लियोटाइड या न्यूक्लियोटाइड जो है वो प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर में जो है जहाँ पर जो है उसके जो है सारा आनुवंशिक जानकारी जो है स्टोर होता है। ठीक है, कोशिका जीवन की जो है सबसे छोटी और कार्यात्मक तथा संरचनात्मक इकाई होती है। सेल के स्टडी को जो है साइटोलॉजी कहा जाता है। सेल के स्टडी को जो है वो साइटोलॉजी कहा जाता है। सेल के विज्ञान या अध्ययन को क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी कहा जाता है। सबसे पहले जो है कोशिका शब्द का सबसे पहला प्रयोग जो है वो रॉबर्ट हुक के द्वारा सन 1665 ईस्वी के अंदर में 1665 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, सबसे पहले जो है मृत कोशिका की खोज सबसे पहले जो है वो रॉबर्ट हुक के द्वारा ही किया गया था, कॉर्क की कोशिका के अंदर में। कॉर्क की कोशिका के अंदर में जो है सबसे पहले जो है वो मृत कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक के द्वारा ही 1665 ईस्वी में किया गया था। और कोशिका शब्द का जो सबसे पहला प्रयोग जो है रॉबर्ट हुक ने ही किया था। कोशिका शब्द जो दिया था वो भी कौन दिए थे? वो रॉबर्ट हुक के द्वारा ही दिया गया था। ठीक है, सबसे पहले तो जीवित कोशिका की खोज जो है वो जीवित कोशिका की जो खोज है, एक मिनट, जीवित कोशिका की जो खोज है वो ल्यूवेनहॉक के द्वारा जो है वो ल्यूवेनहॉक के द्वारा जो है किया गया था, जिसका नाम था स्पाइरोगायरा। क्या नाम था? स्पाइरोगायरा जो है एक जीवित शैवाल था। क्या था? जीवित शैवाल। स्पाइरोगायरा जो था एक प्रकार से जीवित शैवाल था। कोशिका की खोज ल्यूवेनहॉक के द्वारा जो है कब किया गया था? तो 1674 ईस्वी के अंदर में किया गया था। 1674 ईस्वी के अंदर में स्पाइरोगायरा जो एक प्रकार का शैवाल है वो जीवित कोशिका की खोज जो है ल्यूवेनहॉक के द्वारा किया गया था। ठीक है, फिर जो है सबसे छोटी जो कोशिका होती है वो सबसे छोटी कोशिका जो होती है वो एक जीवाणु की कोशिका होती है, जिसको क्या बोलते हैं? जिसको बोलते हैं माइकोप्लाज्म गैलेक्टिकम। ठीक है, सबसे छोटी कोशिका जो होती है वो एक जीवाणु की कोशिका होती है, जिसको क्या बोलते हैं? तो क्या बोलते हैं? माइकोप्लाज्म गैलेक्टिकम बोलते हैं। सबसे लंबी कोशिका जो होती है
सबसे जो लंबी कोशिका होती है, सबसे लंबी कोशिका जो होती है वो तंत्रिका तंत्र की कोशिका होती है, तंत्रिका तंत्र की कोशिका होती है। तथा जो सबसे बड़ी कोशिका जो होती है, सबसे बड़ी जो कोशिका होती है वो शुतुरमुर्ग की कोशिका होती है। शुतुरमुर्ग की के अंडे की कोशिका होती है। शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका होती है जो सबसे बड़ी कोशिका होती है। ठीक है, तो सबसे छोटी कोशिका जीवाणु माइकोप्लाज्म गैलेसिप्टिकम की, सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र की, और सबसे बड़ी कोशिका जो होता है वो शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। कोशिका सिद्धांत की जो खोज है वो सन 1838 से 39 ईस्वी में स्लाइन एवं स्वान के द्वारा किया गया था। कोशिका जो सिद्धांत है, कोशिका सिद्धांत जो है सन 1838-39 में 38-39 के अंदर में जो है स्लाइडन एवं स्वान के द्वारा किया गया था। कोशिका सिद्धांत सन 1838-39 में स्लाइडन एवं स्वान के द्वारा दिया गया था। ठीक है। रोडोल्फ विर्चो ने बताया था कि कोशिका का निर्माण जो है वो पहले से उपस्थित किसी कोशिका से होती है, जो कि रोडोल्फ विर्चो के द्वारा सन 1855 में बताया गया था। सन 1855 में बताया गया था कि कोशिका का निर्माण जो है पूर्व स्थित कोशिका से ही होती है। ठीक है। प्रोकैरियोटिक कोशिका जो है वो जीवाणु, नीलहरित शैवाल और माइकोप्लाज्म के अंदर में पाया जाता है। जीवाणु, नीलहरित शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी और जो है वो माइकोप्लाज्मा के अंदर पाया जाता है। माइकोप्लाज्मा के अंदर में पाया जाता है। ठीक है। अब थोड़ा देख लेते हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर में अंतर देख लेते हैं। ठीक है। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर में अंतर को देख लेते हैं। ठीक है। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर में अंतर को देख लेते हैं। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर में अंतर को देख लेते हैं। ठीक है। तो इस तरफ प्रोकैरियोटिक, इस तरफ यूकैरियोटिक। ठीक है। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर में जो है सबसे पहला अंतर जो है वो कोशिका भित्ति की उपस्थिति के कारण होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो है कोशिका भित्ति जो है प्रोटीन एवं कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका की जो कोशिका भित्ति होती है वो प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है। हाइड्रेट की बनी होती है। और जो यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर में जो कोशिका भित्ति होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है। ठीक है। उसके बाद जो है माइटोकॉन्ड्रिया का बात किया जाए तो प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है, लेकिन यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का बात किया जाए अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर में नहीं पाया जाता है, लेकिन जो है यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर में पाया जाता है। ठीक है। उसके बाद राइबोसोम का बात करें तो राइबोसोम जो है वो प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर में 70 इस प्रकार का पाया जाता है राइबोसोम, और जो है यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर में जो है वो 80 इस प्रकार का पाया जाता है। ठीक है। उसके बाद गोल्जी काय की बात किया जाए तो प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर में गोल्जी काय नहीं पाया जाता है। ठीक है। लेकिन यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर में पाया जाता है। ठीक है। केंद्रक झिल्ली का बात किया जाए तो केंद्रक झिल्ली भी प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर में नहीं पाया जाता है, लेकिन यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर में पाया जाता है। ठीक है। डीएनए जो है सिंगल हेलिक्स के अंदर में पाया जाता है, लेकिन इसके अंदर में जो है यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर में डीएनए जो है वो डबल हेलिक्स के अंदर में पाया जाता है। ठीक है। डबल हेलिक्स पाया जाता है, डीएनए का डबल हेलिक्स पाया जाता है। ठीक है। उसके बाद सेल डिवीजन जो होता है जिसको बोलते हैं कोशिका विभाजन जो प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर में जो होता है वो अर्धसूत्री होता है। क्या होता है? अर्धसूत्री प्रकार का होता है ये कोशिका विभाजन प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर में। लेकिन यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर में अर्धसूत्री के साथ साथ अर्धसूत्री भी होता है, और क्या हो सकता है, या तो समसूत्री भी होता है। समसूत्री यानी इसमें जो दोनों टाइप का जो है वो क्या होता है, कोशिका विभाजन पाया जाता है। उसके बाद जो है श्वसन की क्रिया जो है प्रोकैरियोटिक कोशिका जो है प्लाज्मा झिल्ली के माध्यम से करता है। श्वसन की क्रिया जो है वो प्रोकैरियोटिक कोशिका जो है वो प्लाज्मा झिल्ली के माध्यम से किया जाता है। प्लाज्मा झिल्ली के माध्यम से करता है प्रोकैरियोटिक कोशिका श्वसन। लेकिन यूकैरियोटिक कोशिका में जो श्वसन होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया के माध्यम से होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के माध्यम से होता है। ठीक है। और जो है रिप्रोडक्शन का बात करें तो प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर में रिप्रोडक्शन जो है लिंग प्रजनन नहीं पाया जाता है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। इसके अंदर में जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता है, लेकिन जो है यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर में जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। ठीक है। तो ये कुछ अंतर हैं जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर में पाए जाते हैं, और इनसे जो है एग्जाम में हमेशा कुछ ना कुछ सवाल बनते रहते हैं। तो अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा क्या बोल रहा है कि किस भारतीय राज्य को कैमूर वन्य जीव अभयारण्य को जो है अपने दूसरे वन्य जीव अभयारण्य के रूप में विकसित किया है, अपने दूसरे बाघ अभयारण्य के रूप में विकसित किया है। ठीक है। तो कोई जो कैमूर जो वन्य जीव अभयारण्य जो है जो एक बाघ अभयारण्य बनाया गया है जो है वो बिहार के अंदर में है। ठीक है।
कैमूर जो है बाघ रिजर्व जो है वो बिहार का दूसरा सेकंड जो है वो टाइगर रिजर्व है, ठीक है। कैमूर जो है बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व है। तो बिहार का जो पहला टाइगर रिजर्व है वो कौन सा है? तो बिहार का जो पहला टाइगर रिजर्व है वो है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, ठीक है। बिहार का पहला जो टाइगर रिजर्व है वो कौन सा है? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। वो बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले के अंदर में पड़ता है। पश्चिमी चंपारण पश्चिमी चंपारण जो है डिस्ट्रिक्ट के अंदर में पड़ता है, जो कि बिहार का पहला टाइगर रिजर्व है। जिसकी स्थापना का बात करें तो बिहार का पहला टाइगर रिजर्व वाल्मीकि टाइगर रिजर्व की स्थापना 1978 के अंदर में किया गया था। 1978 के अंदर में किया गया था, ठीक है। उसके बाद जो है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व को अभयारण्य का जो दर्जा है या राष्ट्रीय उद्यान जो घोषित किया गया है वो सन 1889 के अंदर में 1989 के अंदर में किया गया है, ठीक है। तो राष्ट्रीय उद्यान का जो घोषित किया गया है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व को सन 1989 ईस्वी के अंदर में किया गया है, तथा 1990 के अंदर में 1990 के जो अंदर में जो है वो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व को जो है वो भारत का 18वां बाघ अभयारण्य घोषित किया गया है। भारत का 18वां नंबर का जो है वो बाघ अभयारण्य घोषित किया गया है, ठीक है। बाघ अभयारण्य टाइगर रिजर्व जो है कब घोषित किया गया था वाल्मीकि टाइगर रिजर्व को? तो सन 1990 के अंदर में जो है वो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व को बाघ अभयारण्य घोषित किया गया था, ठीक है। एक है चितवन जो है टाइगर रिजर्व जो है चितवन पड़ता है नेपाल के अंदर में। नेपाल में जो है एक चितवन राष्ट्रीय पार्क है। चितवन जो है राष्ट्रीय उद्यान जो है वो राष्ट्रीय उद्यान जो है वो बिहार के जो है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व का क्षेत्र विस्तार जो है वो नेपाल के अंदर में जो है वो चितवन जो है वो राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। और कुछ जो है राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित कुछ जानकारी जो है वो देखते हैं, ठीक है। अब तक जो है दिसंबर 2024 तक जो है टोटल जो टाइगर रिजर्व जो है वो 57 है, ठीक है। 57 तो 57वां टाइगर जो रिजर्व है वो रिजर्व है 57वां टाइगर रिजर्व जो मध्य प्रदेश के अंदर में पड़ता है। मध्य प्रदेश के अंदर में जो है जिसका नाम है रातापानी, ठीक है। रातापानी जो है वो मध्य प्रदेश का 57वां टाइगर रिजर्व है। और इससे एक पहले जो है वो छत्तीसगढ़ का अंदर में छत्तीसगढ़ का जो है एक जो है जिसका नाम है छत्तीसगढ़ का जो नाम है गुरु घासीदास जो है वो 56वां टाइगर रिजर्व है। कितना नंबर का रिजर्व है ये? 56वां नंबर का जो है वो टाइगर रिजर्व है, ठीक है। 56वां टाइगर रिजर्व है। भारत के अंदर में टोटल जो बाघों की जो संख्या है वो 3167 है। 3167, ठीक है। जो कुल बाघ संख्या कितना है? 3167 है बाघों की संख्या। प्रोजेक्ट टाइगर जो है उसकी शुरुआत 1973 के अंदर में किया गया था। प्रोजेक्ट टाइगर की जो शुरुआत है वो 1973 के अंदर में किया गया था। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत, ठीक है। प्रोजेक्ट टाइगर की जो शुरुआत है वो सबसे पहला जो टाइगर रिजर्व है वो जिम कॉर्बेट जो है वो उत्तराखंड के अंदर में पड़ता है। सबसे पहला जो टाइगर रिजर्व है वो जिम कॉर्बेट उत्तराखंड के अंदर में पड़ता है, ठीक है। और सबसे बड़ा टाइगर जो रिजर्व है वो नागा अर्जुन जो है श्रीशैलम आंध्र प्रदेश के अंदर में पड़ता है, ठीक है। और सबसे छोटा टाइगर रिजर्व जो है वो महाराष्ट्र के अंदर में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोल रहा है कि भारत में पंचायत चुनावों में महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों का न्यूनतम हिस्सेदारी कितना है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो कुल जो है वो सीटों का 1/3, कुल सीटों का 1/3, ठीक है। स्थानीय स्वशासन का जनक जो है वो रिपन को कहा जाता है। स्थानीय स्वशासन का जनक जो है वो रिपन को कहा जाता है, ठीक है। पंचायती राज व्यवस्था का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? तो विकास की प्रक्रिया में जन भागीदारी को सुनिश्चित करना और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देना है, ठीक है। ये जो है पंचायती राज व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य है, ठीक है। पंचायती राज जो है व्यवस्था का जो शुभारंभ है वो सन जो है 1959 के अंदर में 2 अक्टूबर को शुरू किया गया था, जो कि उस टाइम जो है वो देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा शुरू किया गया था। और इसकी जो शुरुआत है वो राजस्थान के नागौर जिला में किया गया था। उसके जस्ट बाद 11 अक्टूबर 1959 को जो है आंध्र प्रदेश राज्य जो है के अंदर में पंचायती राज व्यवस्था का जो है शुरुआत किया गया था, ठीक है। पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 9 के अंदर में, ठीक है, भाग 9 अनुसूची 11 और अनुच्छेद जो है वो 243 से शुरू करके 243 को से लेकर यहाँ तक टोटल 16 आर्टिकल में जो है वर्णन किया गया है, ठीक है। और डीपीएसपी के अंदर में पंचायत का जो उल्लेख है वो अनुच्छेद 40 के अंदर में किया गया है। डीपीएसपी के अंदर में जो है वो पंचायत का उल्लेख जो है अनुच्छेद 40 के अंदर में किया गया है, ठीक है। अनुच्छेद 40 के अंदर में
किया गया है। अंदर में 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जो है वो पंचायत का जो है वो क्या बोलता है, पंचायती राज्य का वर्णन जो है वो या उसको क्या बोल सकते हैं, उसको संविधान के भाग 9 और अनुसूची 11 में शामिल किया गया था। भाग 9 और अनुसूची 11 में शामिल किया गया था। ठीक है, पंचायती राज से संबंधित कुछ प्रमुख अनुच्छेद है, उनको जो है हम बारी बारी से डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो पंचायती राज्य का जो अनुच्छेद के अंदर में जो है उसका जो संविधान के अंदर में उसका उल्लेख जो है वो किया गया है। अनुच्छेद 243 से लेकर के 243 के ना टोटल जो है या वो तक जो है 16 अनुच्छेद है। तो बारी बारी से जो है सभी अनुच्छेद को हम लिखते हैं। तो आर्टिकल जो है वो 243 के अंदर में जो है वो क्या बताया गया है, तो आर्टिकल 243 के अंदर में पंचायती राज संस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है। आर्टिकल जो है 243 जो है पंचायती राज संस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है, संवैधानिक दर्जा जो है वो प्रदान करता है। ठीक है, 243 का आर्टिकल 243 का जो ए है, 243 का ए वो कहता है कि पंचायती राज का जो चलाने के लिए जो हर पंचायत में ग्राम सभा का गठन किया जाएगा, या बोल सकते हैं कि ग्राम सभा की परिभाषा बताया गया है। इसमें क्या बताया गया है, ग्राम सभा की परिभाषा को बताया गया। ठीक है, ग्राम सभा की परिभाषा, ठीक है, वो आर्टिकल 243 का ए में बताया गया। ठीक है, आर्टिकल 243 का बी क्या बोलता है, तो बी बोलता है पंचायतों का गठन किया गया है। इसके अंदर में आर्टिकल 243 के बी में पंचायतों का गठन, ठीक है, गठन किया गया है। ठीक है, उसके बाद आर्टिकल 243 का जो सी है तो उसके अंदर में जो है वो पंचायतों की संरचना के बारे में बताया गया है। सी के अंदर में जो है या 243 के सब क्लॉज डी सी में जो है वो संरचना के बारे में बताया गया, संरचना के बारे में बताया गया है। ठीक है, और सब क्लॉज डी के अंदर में जो है वो डी के अंदर में जो है पंचायतों में सीटों का आरक्षण का बात किया गया है। सब क्लॉज डी जो है वो पंचायतों के अंदर में सीटों का आरक्षण का बात कहा गया है। और यहीं पर जो है सब क्लॉज डी 243 के अंदर में ही बताया गया है कि महिलाओं का भी आरक्षण जो है 1/3 जो है वो इसी क्लॉज के अंदर में आता है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट क्लॉज है वो सब क्लॉज ई है। ठीक है, तो सब क्लॉज जो ई है वो पंचायतों का कार्यकाल के बारे में बताया गया है कि पंचायत का जो कार्यकाल होगा वो अगले 5 वर्षों के लिए होगा। ठीक है, सब क्लॉज जो एफ है, एफ जो है वो यह बताता है कि पंचायत के सदस्यों की अयोग्यता को दर्शाता है। अयोग्यता, सब क्लॉज जो एफ है वो सदस्य के अयोग्यता को बताता है, अयोग्यता को दर्शाता है सब क्लॉज एफ। ठीक है, एफ के बाद है जी, तो सब क्लॉज जी जो है वो बताता है पंचायतों की शक्ति या जिम्मेदारी को बताता है, पंचायतों की शक्ति या जिम्मेदारी, पंचायतों की शक्ति का उल्लेख करता है सब क्लॉज जी। सब क्लॉज एच जो है वो पंचायतों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी होगा। जो सब क्लॉज एच जो है वो क्या बताता है, तो पंचायतों की वित्तीय सहायता प्रदान करना जो है वो राज्य सरकार की जिम्मेदारी होगा। फिर सब क्लॉज जो आई है वो क्या बताता है कि राज्य वित्त आयोग जो है ना पंचायतों के लिए जो है एक वित्त आयोग का गठन किया जाएगा, वित्त आयोग का गठन जो है वो सब क्लॉज आई के अंदर में किया गया। ठीक है, फिर उसके बाद जो है जे जो बताता है वो पंचायतों की लेखा परीक्षण का बात करता है। जो जे है सब क्लॉज जे जो है वो लेखा परीक्षण का बात करता है, लेखा परीक्षण। ठीक है, पंचायतों के लिए लेखा परीक्षण का व्यवस्था किया जाएगा, वो बताता है कौन सा आर्टिकल, तो जो है वो 243 का जे बताता है। ठीक है, पंचायतों के चुनाव जो है चुनाव का प्रावधान, पंचायतों के लिए चुनाव का प्रावधान जो है वो आर्टिकल 243 के अंदर में किया जाएगा। पंचायतों के लिए चुनाव का प्रावधान जो है वो आर्टिकल कौन सा में किया जाएगा, तो आर्टिकल जो है वो 243 के अंदर में किया जाएगा। उसके बाद जो आता है नंबर 243 के सब क्लॉज एल। ठीक है, तो एल के अंदर में जो है वो पंचायतों के अंदर में जो है वो यूटी यूनियन टेरिटरी के अंदर में जो है पंचायतों की स्थापना का बात किया गया है, पंचायतों की स्थापना का बात किया गया है। जो यूनियन टेरिटरी है जो अगर चाहे तो अपने जो है अंदर जो है पंचायत का व्यवस्था कर सकता है, वो आर्टिकल 243 के एल के अंदर में किया गया है। ठीक है, उसके बाद एल के अंदर में किया गया है। ठीक है, और एन के जो है आर्टिकल 243 का जो एन है, 243 का एन आर्टिकल जो है वो क्या बताया है, तो वो बोलता है कि पंचायत के कानून में संशोधन, पंचायतों के कानून के अंदर में संशोधन करने का अधिकार है, पंचायतों को जो है कानून के अंदर में संशोधन करने का अधिकार। ठीक है, वो आर्टिकल 243 के एन में बताया गया है। ठीक है, उसके बाद जो है 243 का जो लास्ट जो बच गया आर्टिकल वो है वो क्या बोलता है, तो पंचायत के चुनाव में जो है न्यायालय के हस्तक्षेप पर रोक का प्रावधान करता है ना, न्यायालय के हस्तक्षेप पर तो 243 का जो सब क्लॉज वो है
वो क्या बोलता है कि न्यायालय के हस्तक्षेप पर जो है वो रोक का प्रावधान किया गया। ठीक है, पंचायत के चुनाव के अंदर में न्यायालय कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, इसका जो है वो प्रावधान किया गया है, वो आर्टिकल 243 का ओ के अंदर में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बोल रहा है कि दिसंबर 2024 के अंदर में जो है आधिकारिक तौर पर संयुक्त राज्य अमेरिका का जो राष्ट्रीय जो है वो पक्षी किसको जो है वो घोषित किया गया है। तो इसका जो सही आंसर है वो है बाल्ड ईगल। क्या है? बाल्ड ईगल। और कुछ जो इंपॉर्टेंट जो है हमारे पड़ोसी देश उनका भी जो है वो राष्ट्रीय पक्षी के बारे में जान लेते हैं। पड़ोसी देशों जो हैं उनके राष्ट्रीय पक्षी के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, भारत और म्यांमार का जो राष्ट्रीय पक्षी जो है वो है मोर है। क्या है? मोर। सोचिए, मोर है। ठीक है, अगर पाकिस्तान का बात करें, पाकिस्तान का बात करते हैं तो उसका जो राष्ट्रीय पक्षी है वो है चकोर। ठीक है, चकोर है। पाकिस्तान का राष्ट्रीय पक्षी जो है चकोर। नेपाल का जो राष्ट्रीय पक्षी है नेपाल का जो राष्ट्रीय जो पक्षी है वो है हिमालयी मोनाल है। कौन है? हिमालयी मोनाल है, जो कि नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी है। ठीक है, चीन का राष्ट्रीय पक्षी जो है वो लाल मुकुट वाला जो है सारस है। लाल मुकुट वाला सारस चीन का जो राष्ट्रीय पक्षी है वो लाल मुकुट वाला सारस जो है वो लाल मुकुट वाला वो चीन का राष्ट्रीय पक्षी है। तो ये रहा प्रमुख देशों का राष्ट्रीय, जो हमारे पड़ोसी देश हैं उनका राष्ट्रीय पक्षी का नाम। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोल रहा है वो बोल रहा है कि इंसुलिन की खोज के लिए वर्ष 1921 के अंदर में जो है वो इंसुलिन की खोज जो है वर्ष 1921 के अंदर में टोरंटो विश्वविद्यालय में हुई थी, है ना। इंसुलिन को जो शुद्ध किसके द्वारा किया गया था उनका नाम बताना है। ठीक है, जो इंसुलिन का जो शुद्ध कौन किए थे वो उनका नाम बताना है। ठीक है, तो इंसुलिन का जो शुद्ध किया गया था, इंसुलिन का शुद्धिकरण जो किए थे वो कौन किए थे? वो किए थे जेम्स बी कॉलिप के द्वारा जो है इंसुलिन का जो शुद्धिकरण किया गया था। ठीक है, बात करते हैं इंसुलिन। तो इंसुलिन का जो खोज है वर्ष 1921 के अंदर में, वर्ष 1921 के अंदर में जो है वो कनाडा के वैज्ञानिक जिनका नाम है सर बेंटिंग एवं बेस्ट और जॉन मैकलियोड। ठीक है, बेंटिंग एवं बेस्ट और एक और हैं जिनका नाम है जॉन मैकलियोड। ठीक है, जॉन मैकलियोड जो है इन्होंने तीनों मिलकर के वर्ष 1921 में जो है वो इंसुलिन की खोज की थी। ठीक है, और इसको जो शुद्ध कौन किया था? तो शुद्ध किया था जेम्स बी कॉलिप के द्वारा जो इनको शुद्ध किया गया था, इंसुलिन का शुद्धिकरण किया गया था। ठीक है, इंसुलिन जो है एक प्रकार का हार्मोन है जो अग्नाशय के द्वारा सिक्रीट किया जाता है। अग्नाशय से जो है वो निकलता है। इंसुलिन जो हार्मोन है वो अग्नाशय से निकलता है और इसका काम क्या होता है? तो बॉडी के अंदर में ग्लूकोज स्तर को है ना नियंत्रित करता है, ग्लूकोज के स्तर को नियंत्रित करता है। ठीक है, ग्लूकोज के स्तर को नियंत्रित करता है। इंसुलिन की कमी को जो है वो हाइपोग्लाइसीमिया कहा जाता है। क्या बोलते हैं? हाइपोग्लाइसीमिया कहा जाता है। और इस कमी को जो है इस कमी को एक रोग की तरह देखा जाता है, जिस रोग को बोलते हैं मधुमेह। क्या बोलते हैं? मधुमेह बोलते हैं। ठीक है, तो इंसुलिन की कमी से क्या हो जाता है? तो ब्लड के अंदर में जो है शुगर लेवल कम जाता है, जिसे बोलते हैं हाइपोग्लाइसीमिया। और इस रोग को क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं मधुमेह, जिसके में जो होता है इंसुलिन की कमी हो जाता है। ठीक है, वर्ष 1923 के अंदर में जो है इंसुलिन की खोज के लिए जो है इन तीनों को जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नोबेल पुरस्कार जो है वर्ष 1930 के अंदर में इन तीनों को किनको तो बेंटिंग बेस्ट और जो थे जॉन मैकलियोड को जो है वो वर्ष 1923 में जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है निम्न में से किसकी विशेषता जो है कार्बोनिल समूह की उपस्थिति है? कार्बोनिल समूह। ठीक है, कार्बोनिल समूह जो है एक प्रकार का क्रियाशील समूह है। कार्बोनिल जो है एक प्रकार का क्रियाशील समूह है। क्रियाशील समूह जो है कार्बनिक यौगिक में उपस्थित वह समूह होता है जिस पर उस यौगिक का रासायनिक गुण निर्भर करता है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं क्रियाशील समूह। तो देख लेते हैं कौन कौन सा जो है क्रियाशील समूह होता है, उसके बाद थोड़ा समझते हैं। तो अलग अलग प्रकार के जो है क्रियाशील समूह पाया जाता है। उसमें से जो है कुछ इंपॉर्टेंट क्रियाशील समूह है, उनको हम आज मतलब डिस्कस करेंगे। तो एक है अल्कोहल। क्या है? अल्कोहल जो है वो क्रियाशील समूह है जिसका सूत्र होता है OH। क्या होता है सूत्र? OH होता है। ठीक है, OH होता है। उसका स्ट्रक्चर जो होता है वो सिंगल बॉन्ड से एक दूसरे के साथ ये चिपका होता है। ठीक है, उसके बाद जो है दूसरा क्रियाशील समूह होता है वो होता है एसिड या कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, एसिड या कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसका फॉर्मूला होता है COOH। और इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा? तो स्ट्रक्चर जो हो जाएगा वो हो जाएगा C डबल बॉन्ड O, एक सिंगल बॉन्ड से। समूह होता है एसिड के जो अंदर में जो होता है
वो एसिड जो होता है उसका फार्मूला होता है सी डबल ओ एच, और उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो और बाद डबल बॉन्ड ओ से ओ और सिंगल बॉन्ड ओ और एच होता है, ठीक है। और जो एक और जो समूह होता है उसको बोलते हैं एल्डिहाइड। क्या बोलते हैं उसको? एल्डिहाइड बोलते हैं। एल्डिहाइड, ठीक है। इसका जो फार्मूला होता है एल्डिहाइड का फार्मूला होता है वो CHO होता है, CHO, ठीक है। इसको कैसे पढ़ेगा इसका स्ट्रक्चर? तो CHO, सी डबल बॉन्ड ओ और एक होता है एच, ठीक है। सी डबल बॉन्ड ओ और एच, उसका हो गया CHO। इसका किसका हो गया? तो एक हो गया एल्डिहाइड ग्रुप का जो है वो फार्मूला हो गया, जो कि एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप आता है, ठीक है। यह आपके अभिक्रियाशील समूह है, ठीक है। और अगला जो है वो ग्रुप है जिसका नाम है कीटोन। क्या नाम है? कीटोन। कीटोन, कीटोन जो होता है इसका जो फार्मूला होता है, कीटोन का जो फार्मूला होता है वो CO होता है, CO, ठीक है। CO होता है। इसका जो स्ट्रक्चर हो जाएगा वो हो जाएगा सी डबल बॉन्ड, और इधर भी एक खाली, दोनों तरफ हाथ खाली रहता है इसका, और ये डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। कीटोन होता है एक ग्रुप। और जो अगला ग्रुप जो होता है वो एमिनो होता है, एमिनो का जो फार्मूला होता है वो होता है NH2 होता है, ठीक है। और एक होता है एस्टर भी एक प्रकार का अभिक्रियाशील समूह है जिसका फार्मूला होगा R जो होता है, और वो C, उसके बाद ये RC OR जो है वो एस्टर का फार्मूला होता है। यही सब जो है वो कुछ इंपॉर्टेंट जो है अभिक्रियाशील समूह है, ठीक है। एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड और अल्कोहल, ये सब जो है वो कुछ जो इंपॉर्टेंट जो है वो क्या है? तो अभिक्रियाशील समूह है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्या बोल रहा है कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले छोटे छोटे चट्टानी पिंड को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा क्षुद्र ग्रह। क्या हो जाएगा? क्षुद्र ग्रह हो जाएगा, ठीक है। जो क्षुद्र ग्रह हो जाएगा, ठीक है। क्षुद्र ग्रह हो जाएगा। क्षुद्र ग्रह जो होता है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले छोटे छोटे चट्टानी पिंड को क्षुद्र ग्रह कहते हैं, ठीक है। एक होता है उल्का पिंड। क्या होता है? उल्का पिंड। उल्का पिंड किसको बोलते हैं? तो उल्का पिंड जो होता है वो होता है अंतरिक्ष से पृथ्वी पर गिरे ठोस पदार्थ के पिंड को जिसका आकार क्षुद्र ग्रह से छोटा होता है, इसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं उल्का पिंड। क्या बोलते हैं? उल्का पिंड, ठीक है। तो उल्का पिंड किसको बोलेंगे? तो उल्का पिंड जो होता है अंतरिक्ष से पृथ्वी पर गिरने वाले ठोस पदार्थ जो कि जिसका जो आकार होता है वो क्षुद्र ग्रह से छोटा होता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं उल्का पिंड बोलते हैं। एक होता है धूमकेतु। क्या होता है? धूमकेतु। तो धूमकेतु जो होता है वो होता है धूल और बर्फ से बने हुए। धूमकेतु किससे बना होता है? तो धूल बर्फ, है ना, धूल और बर्फ से बने हुए बड़े पिंड जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं धूमकेतु। धूमकेतु के अंदर में जो होता है, इसके अंदर में पानी, कार्बन डाइऑक्साइड जो है और अमोनिया जैसे तत्व या यौगिक मौजूद होते हैं, ठीक है। हैली नामक जो धूमकेतु है वो हर एक 75 से 76 वर्ष बाद जो है वो दिखाई पड़ता है, ठीक है। ये जो इसके जो है पिछली बार जो है वो सन 1900 सन जो है 1900 सॉरी सन 1900 नहीं, सन 1758 के अंदर में वो 25 दिसंबर को दिखाई पड़ा था, ठीक है। 25 दिसंबर को दिखाई पड़ा था जो है पिछली बार जो धूमकेतु है, हैली नामक धूमकेतु, जो 25 दिसंबर 1758 को दिखाई दिया था, जिसकी खोज जो है वो एक जर्मन खगोल शास्त्री के द्वारा किया गया था, ठीक है। जर्मन खगोल शास्त्री के द्वारा किया गया था। तो कैसा लगा मेरा वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें, और अपने दोस्तों के साथ फॉरवर्ड भी करें ताकि और लोगों को जानकारी मिल सके और जो है मतलब थोड़ा बहुत अपना ज्ञान को बढ़ा सकें, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।